हेलो एवरीवन, टेल ट्विस्ट पर वापस खुश आमदीद। अरुंधति रॉय कहती है कि देश को 4 लोग चलाते हैं, 2 बेचते हैं, 2 खरीदते हैं और ये चारों गुजराती हैं। 15 अगस्त 1947 को एक ऐसी कौम वजूद में आई जिसकी बका की तवक्को मौजूद नहीं थी। पार्टीशन के दौरान 10 से 20 लाख अफराद हलाक हो चुके थे, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके थे। इस तबाही के बावजूद भारत ने मजहबी हुकूमत को छोड़कर डेमोक्रेसी का इंतखाब किया। नोबेल लिटरेट अमृता सिंह ने अपनी किताब द आर्गुमेंटेटिव इंडिया में लिखा कि डेमोक्रेसी सिर्फ इंतखाबात का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पब्लिक रीजनिंग का नाम है। खुले तौर पर सवाल करना, बहस व मुबाहिजा करना और फैसलों को चैलेंज करने का हक। सीन कहते हैं कि नो फेमेन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। ये भारत की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि ब्रिटिश राज के दौरान जो भुखमरी आम थी वो आज़ादी के बाद ख़त्म हो चुकी थी। सीन मजीद कहते हैं कि डेमोक्रेसी गिव्स द गवर्नमेंट एन इमीडिएट पॉलिटिकल इंसेंटिव टू एक्ट। लेकिन जीन ड्रीज, जो अमृता सिंह के साथ एक अनसर्टेन ग्लोरी के मुसन्निफ है, आज के भारत पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने 2024 में कहा, I don't think there was much democracy in the first place. There were democratic institutions that worked reasonably well for a small minority, but remained out of reach for most. Today, even these traces of democracy have more or less disappeared. The short answer is no, I don't think we can talk about Indian democracy today. 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर आइन को तोड़ा, न्यूज़पेपर बंद हुए, अदालतें खामोश हो गई, मगर 1977 में भारत के अवाम ने दोबारा इस डूबती हुई कश्ती को वोट देकर दोबारा जिंदा कर दिया। ये डेमोक्रेसी की कुदरत थी, लेकिन इस दौर में एक और पावर, एक और कुव्वत जो है वो परवान चढ़ रही थी। आशीष निंडे, जो खुद साइकोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल थेरिस्ट है, हिंदुत्व के बारे में लिखते हैं कि ये एक्सोर्सिज्म ऑफ रिजेक्टेड स्लेव्स है, जो मॉडर्निटी से बेघर लोगों को सिक्योरिटी का एक झूठा एहसास देता है। 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद सिखों के खिलाफ ये स्टेट लेवल का पहला पुरतशद्दुद मूवमेंट था, जिसके बेसिस पे सिखों को मारा गया। ये वायलेंस इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि भारत के तमाम अवाम बेसिकली उठे थे। 1989 में इसी तसलसल में बगलपुर के दंगे हुए, जिसमें तकरीबन 1000 मुस्लिम्स को शहीद कर दिया गया और 50,000 से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिसके नतीजे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए और इसमें मुस्लिम्स शामिल थे। लीगल स्कॉलर A.G. नूरानी, जो इस वाक़े पर 3 जिल्दों के मुसन्निफ है, वो लिखते हैं कि फॉल्स हिस्ट्री हैज़ बिकम एन एलाई ऑफ इमोरल पॉलिटिक्स। उन्होंने अपनी किताब डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद ए नेशनल डिसऑनर में ये साबित कर दिया कि ये सिर्फ वाक़या नहीं था, ये कोई इवेंट नहीं था, बल्कि ये इंडियन हिस्ट्री में एक वाटरशेड मोमेंट की तरह था, जिसके बेसिस पर हिंदू मेजोरिटेनिज्म को एक नई सूरत दी। नूरानी ने 2014 में ये भी लिखा कि इन दिस हार्ट ब्रेकिंग टास्क आई रिमेन होपफुल नॉनदलेस दैट सेकुलर फोर्सेस विल रीअसर्ट देमसेल्व्स। 1993 में बॉम्बे में दंगे और फसाद हुए, जिसके नतीजे में शिवसेना और VHP जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स इमर्ज हुए। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अब तशद्दुद की शिकार होती नजर आने लगी। 2002 में गुजरात जल गया। इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और ये जो ज़्यादातर लोग थे ये मुस्लिम्स थे। उस वक़्त गुजरात का चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, इसीलिए इसे बुचर ऑफ गुजरात भी कहते हैं। सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदिर भी बेसिकली उस टाइम पे वहाँ काम कर रहे थे। बाद में वो कहते हैं, इंडिया हैज़ ऑलवेज had a very vibrant democratic tradition and above all minorities are treated as second class citizen। ये राइट्स और ये दंगे भारत की जमहूरियत की तारीख में टर्निंग पॉइंट था। दरमियान में कांग्रेस सेंटर में मजबूत रहना चाहती थी, मगर करप्शन, स्कैंडल्स और स्लो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ने मजहब परस्ती और हिंदुत्व जैसे आइडियोलॉजीज को स्पेस दिया। 2014 में मोदी को एक बड़ा मौका मिला। उन्होंने भारत को नया ख्वाब दिखाया,
प्रताप बानो मेहता, जो एक वक्त में अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उसने 2025 में कहा था, All these conventions of constitutionalism have been completely tossed out the window. Along with the functioning of independent institutions, the credibility of the election commission has fallen. The idea a governor can sit on legislation for an infinite amount of time and subvert the will of the state representative assembly is extraordinary. उन्होंने एनआरसी को लेकर कहा कि एनआरसी is going to be like demonetization. You expect 30% black money to show up, but there is no such thing. Remember, demonetization ruined the economy. 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का निज़ाम आया, जिसने कॉरपोरेशंस को गुमनाम तौर पर लामहदूद अतिया देने की इजाज़त दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 15 फरवरी 2024 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बीजेपी ने यानी कि मोदी सरकार ने कुल 6060 करोड़ इंडियन रुपीस जमा किए थे और साथ साथ कांग्रेस ने भी तकरीबन 1422 करोड़ रुपए अपनी कलेक्शंस की थी। इस हवाले से फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनको 300 करोड़ इंडियन रुपीस की रिश्वत का ऑफर हुआ है, जिसका मकसद अंबानी और जो आरएसएस के मेंबर्स हैं उनके फाइल्स को मंजूर कराना था। मगर यहाँ तक मोदी सरकार नहीं रुका। 2019 में कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को भी एब्रोगेट किया, जिसके अंदर लिखा गया था कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है, जिसमें ज़मीनें थी, लोगों के राइट्स थे, तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। सरफेस लेवल पे हमें लगता है कि वो कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाना चाहता है, बट अल्टीमेटली उसका जो अंडरग्राउंड रीजंस ये है कि कश्मीर के अंदर हिंदू इलीट्स को ज़मीन बेचना ताकि टूरिज़म का जो इंडस्ट्री है उसको फ़रोग़ मिल सके। उसके अलावा कश्मीर के रिसोर्सेज पर काबिज़ होना चाहते थे। ना सिर्फ कश्मीर तक बल्कि मोदी सरकार ने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट में तरमीम की, जिसके मुताबिक अब सिटीज़नशिप का जो मयार था वो मजहब रह चुका था। इसी तरह फ्रेंच स्कॉलर जेफर लिट लिखते हैं, India is no longer a liberal democracy. It has mutated into an ethnic democracy, a system where elections happen, but minorities, especially Muslims, are de facto second-class citizens. अरुंधति रॉय ने recently Democracy Now को इंटरव्यू देते हुए कहा कि the most wicked element in India in the last since Modi came to power has been the corporate on mainstream media. It's not just they are frightened. They are part of the project, enthusiastically a part of the project. The news media are like the captains of lynch mobs. They get people arrested, they dehumanize people, they discredit people, they lie. रॉय ने इस निज़ाम को कॉकरोच डेमोक्रेसी का नाम दिया, जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आता है बट अंदर से कम्प्लीटली खाली। अडानी और अंबानी का नाम आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा। मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो इसने अडानी को 10 पैसों में फी मुरब्बा मीटर की ज़मीन खरीद कर दी। 2024 तक दोनों ने मिलकर 18 इंटरनेशनल टूर्स किए और इसी तरह अंबानी ने भी मोदी सरकार के साथ मिलकर गोदी मीडिया की तश्कील दी। दलित स्कॉलर कंचा शेफर्ड ने इस निज़ाम की असलियत को बेनकाब किया। उन्होंने कहा, They are against the very idea of freedom of expression. What worse is that they act against dissenters of labeling them as anti-nationals. रामाचंद्रा गोहा ने परसुएशन मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा, India was never going to be a superpower, but India could have been what some people call a rising power, a stable democracy with a growing economy, which could showcase its diversity and pluralism to the world. I think that moment has passed. गोहा ने ये भी कहा, because the Indian democratic experiment is so young, so reckless, so ambitious, we should not take Indian national unity, Indian democracy or Indian pluralism for granted. They are all hard won. लेकिन आज वो hard won चीज़ें तकरीबन hard soul की तरफ जा रही है। आज भारत में जो हो रहा है वो सिर्फ सियासी तब्दीली नहीं है, बल्कि ये एक निज़ाम की तब्दीली है, जो अमृता सिंह की पब्लिक रीजनिंग से जीन ड्रीज की नो डेमोक्रेसी तक, प्रताप बानो मेहता के टोस्ट आउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से लेकर अरुंधति रॉय के कॉकरोच डेमोक्रेसी तक सबको अपने लपेट में लिया हुआ है। और शायद यही वो सवाल है जो आज हर किसी को परेशान करता है। क्या जमहूरियत सिर्फ़ के सिर्फ इलेक्शंस का नाटक रह गया है? क्या ये सिर्फ एथनिक डेमोक्रेसी है
یا یہ سمپلی پلوٹوکریسی ہے جس کے نام پر 2 لوگ خریدتے ہیں 2 لوگ بیچتے ہیں اور چاروں کے چاروں گجرات سے۔ دوستو یہیں پہ آج کا ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے، ویلیوبل لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔